तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा जो होता है अपनी बैकग्राउंड स्टोरी से निकलने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहां पर मिट्टी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जब उसकी बॉडी से पावर निकलती है तो इसी के साथ हमारा सोमा काफी ज्यादा अलग इंसान लग रहा होता है। तो हमारा सोमा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक हैवी बर्डन से आजाद हो गया हूँ, मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं काफी ज्यादा लाइट हो गया हूँ, यानी कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, बेहतर कंडीशन में हो गई है। साथ ही वो कहता है कि मेरे शोल्डर के अंदर जो दर्द था वो भी ठीक हो गया है, जैसे कि ये पूरी तरह से हील हो चुका है। जबकि चोरमा भी वहां पर खड़ा देख रहा होता है। चोरमा कहता है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ ही चोरमा उस निडल को फेंकते हुए कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर खुद से अपनी पावर्स को यहाँ पर सील किया हुआ था? ये डीमन एम्परर की नीडल है, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर किसने लगाई? जब वो वहां पर उससे बात कर रहा होता है, इसी के साथ ही हमारा सोमा उसके पेट में एक पंच मारता है। तो ये वाला पंच जो होता है चोरमा को पड़ता है तो उसे भी समझ आ जाती है कि उसकी टक्कर भी किसी टक्कर वाले बंदे के साथ हुई है। तो सोमा उसे पंच मारता है तो उसे कहता है लगता है कि अब यहाँ पर मजा आने वाला है। तो जब वो उसे पंच मारता है तो उसी के साथ ही चोरमा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पीछे गिरने वाला होता है। तुम्हारा सोमा बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद उसे एक पंच मारता है। इसी पंच के साथ चोरमा ग्राउंड के ऊपर से लुढ़कता हुआ काफी दूर पानी की तरफ जाकर गिरता है। तो वो पानी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। किसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। तो वो ऊपर वाली साइड से जंप करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर नीचे पॉन्ड के अंदर पानी जो होता है वो भी काफी दूर तक खाली हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहां पर पानी के अंदर एक लंबी लाइन पड़ती है दोनों तरफ से, क्योंकि वहां पर सोमा ने अपनी रिप को यूज किया था। उसने अपनी रिप को यूज करते हुए अटैक किया होता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पानी जो होता है वो खाली हो जाता है। तुम्हारा सोमा जंप करते हुए साइड के ऊपर होता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। लेकिन चोरमा उसे कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, तुम्हारी पावर्स अचानक से बढ़ गई। लेकिन अफसोस कि तुम्हारी पावर्स के बढ़ने के साथ यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पावर्स कितनी बढ़ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और वो अपनी विप को यूज करते हुए हमारे सोमा के ऊपर क्रॉस लगाता है। जब वो सोमा के ऊपर क्रॉस लगाता है तो वो क्रॉस जो होता है वो पीछे की तरफ तो जाता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे सोमा ने उसकी विप को पकड़ लिया होता है। वो उसकी विप को पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सीरियस होने की जरूरत है, मैं यहाँ पर मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो उसकी विप को उठाकर फेंक देता है और चोरमा से कहता है कि सीरियस हो जाओ। तो चोरमा उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सीरियस हो जाऊं? क्योंकि तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े के लिए मुझे सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही चोरमा जो होता है वो अपने हाथ को यूज करते हुए वहां पर एक हवा का बवंडर बनाता है। और इसी के साथ ही वो अपनी एक स्पेशल एबिलिटी को यूज करता है, जिसका नाम स्पेशल एबिलिटी का नाम 10 डेडली व्हिरलविंड्स होता है, यानी कि 10 बड़े बड़े वहां पर हवा के बवंडर्स बनते हैं। और उन हवा के बवंडर्स के साथ वो सोमा के ऊपर अटैक करता है। वो सारे के सारे बवंडर्स जो होते हैं वो चारों तरफ से हमारे सोमा के ऊपर अटैक करते हैं। तो जब वहां पर सोमा के ऊपर अटैक होता है तो हमारा सोमा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सभी की सभी हवा के बवंडर्स को वहां पर से डिस्पर्स कर देता है। और उनके डिस्पर्स होने के बाद सोमा सामने की तरफ देखता है तो उसी के साथ ही चोरमा उसके करीब पहुंच चुका होता है। वो अपनी स्पेशल स्किल जिसका नाम मैड डीमंस ब्लास्टिंग फिस्ट होता है उसको यूज करते हुए सोमा को पंच मारता है। तो वो पंच इतना पावरफुल होता है कि पीछे काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन हमारा सोमा उसके इस अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। उसको अवॉइड करने के बाद पीछे की तरफ बढ़ता है तो चोरमा इसी के साथ उसके सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर मेरे करीब आ गए हो। अब जब तुम मेरे करीब आ चुके हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर से यहाँ पर ड्रैगन विस्कर ऑफ एक्सटिंक्शन को यूज करता है। जब वो उसी टेक्निक को यूज करता है और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक भी करता है, वो अपने पाम को यूज करते हुए सोमा की चेस्ट के ऊपर मारता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कहाँ पर देख रहे हो? सामने देखो, तुम्हारा ओपोनेंट सामने खड़ा है। और इस स्पेशल पाम टेक्निक का नाम ब्लैक विंड पाम होता है। वो सोमा की चेस्ट के ऊपर अटैक करता है तो हवा का प्रेशर जो होता है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर असर करने के बाद पीछे से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारे सोमा को दिखाते हैं कि उसे इन सभी अटैक्स की वजह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता। हमारा सोमा उसको कॉलर से पकड़ता है और इसी के साथ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा सीरियस हूँ। और साथ ही वो उसकी सर के ऊपर सर मारता है। जब उसके सर के साथ सर टकराता है तो चोरमा पीछे की तरफ गिर रहा होता है। सोमा जंप करते हुए ऊपर जाता है और ऊपर से पंच मारकर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। तो चोरमा की आधी बॉडी जो होती है वो ग्राउंड के अंदर दंस जाती है। सोमा उसे फिर से पंच मारता है तो उसकी बॉडी और ज्यादा ग्राउंड के अंदर दंस जाती है। सोमा उसे फिर मारता है तो वो और ज्यादा ग्राउंड के अंदर दंस जाता है। इसी के साथ ही चोरमा ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलने के बाद हमारे सोमा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तो वाकई में सीरियस हो गए, तो लगता है कि मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। सोमा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह फाइट करनी है जैसे कि तुम्हारा आखिरी दिन हो। तो चोरमा आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोनों यहाँ पर अपनी अपनी की पावर्स को रिलीज करते हैं। जब अपनी की पावर्स को रिलीज करते हैं तो इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और यहाँ पर पूरे का पूरा ग्राउंड जो होता है पूरी तरह से तबाह हो रहा होता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो हमें जंगल का दिखाया जाता है। यहाँ पर कैप्टन बायरू जो होता है वो लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है। तो कैप्टन बायरू वहां पर अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक कर रहा होता है, जहां पर दूसरी तरफ से लाइटनिंग स्वॉर्ड भी अपनी तलवारों को यूज कर रहा था। वो बहुत सारे वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी की पावर से वेपन्स को कंट्रोल करते हुए उसके सभी अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर कैप्टन बायरू उसके ऊपर काफी सारे स्ट्राइक्स लगाता है और साथ ही उसकी तलवारों के अटैक को भी ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि चारों तरफ से तलवारें उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती हैं। और बायरू यहाँ पर उसकी सभी तलवारों के अटैक को अवॉइड करते करते उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। उसके करीब पहुंचने के बाद वो ड्रैगन स्लैश को यूज करते हुए जब
उसके ऊपर अटैक करता है। तो वहां पर लाइटनिंग स्वॉर्ड के पीछे जितने बैम्बू ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं, लेकिन लाइटनिंग स्वॉर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारे बारे में डिसअपॉइंट हो रहा था, लेकिन तुम तलवारबाजी में काफी अच्छे हो। फिर साथ ही वो दो तलवारों को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो हमारा कैप्टन बायरू से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कितनी ज्यादा तलवारों को कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ ही तीन तलवारें पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोमा पीछे की तरफ जंप कर जाता है, सोमा नहीं बायरू पीछे की तरफ जंप कर जाता है और साथ ही उसकी तरफ देखता और कहता है इस वक्त इसके पास 5 तलवारें हैं, यानी कि ये अपनी की से 5 तलवारों को कंट्रोल कर सकता है। जबकि लाइटनिंग स्वॉर्ड उसे कहता है कि तुम तलवारबाजी में काफी ज्यादा अच्छे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना सबऑर्डिनेट बना सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे सामने सर झुका सकते हो। बायरू उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बन जाऊँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे 100 बार भी मार डालो तब भी मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं बनूंगा। लाइटनिंग स्वॉर्ड अपनी तलवारों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बनना चाहते तो फिर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। कैप्टन बायरू अपनी तरफ आने वाली सारी की सारी तलवारों के अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही वहाँ पर हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो यहाँ पर इसके तलवारबाजी की टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि इसके पास एक लंबी तलवार है जो कि सिंगल एज वाली है, लेकिन ये यहाँ पर जितनी भी तलवारों को कंट्रोल कर रहा है वो सारी की सारी डबल एज वाली तलवारें हैं। मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा है जिसमें सिंगल तलवार को अपनी वेस्ट के साथ लटकाए फिर रहा है, जबकि यहाँ पर डबल एज वाली तलवारों के साथ मेरे पर अटैक किया जा रहा है। तो बायरू कहता है कि मुझे लगता है कि ये किसी किस्म की डीमन टेक्निक है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। फिर साथ ही वो उसकी तलवारों के अटैक को अवॉइड करते हुए उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो सभी तलवारों को वहां पर उसके ऊपर अटैक करते हुए ब्लॉक कर रहा था और कहता है कि यहाँ पर जो भी हो जाए मुझे इसकी सारी की सारी तलवारों को इसको यूज करवाना होगा, मुझे यहाँ पर इसको मजबूर करना होगा ताकि ये अपनी सारी तलवारों को बाहर निकाले। बायरू उसके अटैक्स को अवॉइड करने के बाद ग्राउंड के ऊपर नीचे उतरता है। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। तो बायरू उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हो। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी तलवारबाजी की टेक्निक को जानने के बाद क्या तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे। मुझे ये बताओ अगर तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तलवारबाजी की टेक्निक के बारे में बता देता हूँ। हम दोनों के दरमियान में जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि तुम्हारे पास स्किल्स की कमी है और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, जबकि मेरे पास वो बहुत है। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे करीब भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर तुम इस सब को सीखना चाहते हो तो मैंने तुम्हें पहले भी ऑफर की थी मेरे स्टूडेंट बन जाओ और मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी कनकी की पावर से तलवारों को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ। और फिर साथ ही उसे कहता है चलो छोड़ो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज करता हूँ जो कि हेडोंग क्लैन की है। कैप्टन बायरू से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं हो सकती क्योंकि फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप जो है वो एक एज वाली स्वॉर्ड्समैनशिप है। तुम यहाँ पर जिस तलवारबाजी की टेक्निक यूज कर रहे हो तुम इसमें डबल एज वाली तलवारों को कंट्रोल कर रहे हो। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाली जो टेक्निक थी वो वाकई में सिंगल एज तलवारों के लिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस तरह की भारी और 2 एज वाली तलवारों को कंट्रोल करना सीखा है ताकि तुम्हारे जैसे स्मॉल फ्राइज यानी कि तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को हराने के लिए इस तरह की तलवारें बिल्कुल परफेक्ट है। और साथ ही वो एक तलवार को उसकी तरफ फेंकता है और बायरू के ऊपर अटैक करता है। तो बायरू उस अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि इसके पास हिडन स्वॉर्ड नहीं है बल्कि ये यहाँ पर तलवारों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पास और भी तलवारें हैं। बायरू यहाँ पर इसको उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि वाकई में तुम हेडोंग क्लैन के आखिरी मेंबर हो, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ही घटिया मेथड्स को यूज कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फेयर एंड सिक्योर फाइट करनी चाहिए। बायरू सोच रहा था कि अभी इसने यहाँ पर 7 तलवारों को कंट्रोल किया हुआ है, मुझे लगता है कि इसके पास और भी ज्यादा तलवारें हैं। मैं अगर इसी तरह से गुस्सा दिलाता हूँ तो ये सारी की सारी तलवारों को बाहर निकालेगा और उसके बाद मुझे इसकी तलवारों को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि मैं इसे हरा सकूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।